नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी बाई दिव्य विकास सर में। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि वायुमंडल होता क्या है, यानी वायुमंडल किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल। यानी अपने पृथ्वी है उसके चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है, जो पृथ्वी को घेरे रहता है, वो क्या कहलाता है, वायुमंडल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायुमंडल अपनी पृथ्वी पे जुड़ा क्यों है, ये गैसें बाहर क्यों नहीं जा रही। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, क्या, वायुमंडल। समझ गए। अब देखो वायुमंडल की संगठन क्या होता है। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में गैस, धूलकण व जलवाष्प शामिल है। यानी वायुमंडल के संगठन में क्या आते हैं, गैसें, धूलकण और जलवाष्प, ये तीनों चीज़ें मिलाकर ही वायुमंडल का संगठन बनते हैं। अब वायुमंडल में जो गैसें हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 9 प्रकार की गैसें होती हैं। कितने प्रकार की, 9 प्रकार की गैसें होती हैं मुख्यतः, जिसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। ये गैसों का क्रम आपको इसी हिसाब से याद करना है कि सबसे अधिक गैसें कौन सी हैं, नाइट्रोजन लगभग 78.8%। उसके बाद में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन लगभग 20.95%। तीसरे नंबर पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑर्गन आती है। कौन सी गैस आती है, ऑर्गन, जो कितने प्रतिशत है, 0.93। दोबारा 0.93। चौथे नंबर पर कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कितनी है, 0.03%। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है। फिर 5वें नंबर पर है नियोन, 6 पर है हीलियम, 7 पर ओजोन, 8 पर हाइड्रोजन। आपको 4 नंबर तक इनके प्रतिशत भी याद रखने हैं कि कौन सी गैस है वो कितनी प्रतिशत है। अब हम इनके बारे में एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन, जैसे कि आपने देख लिया है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक लगभग 79% पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.95 ये है। अब देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। यह अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो इन चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता। किन चीज़ों का, वायुदाब है, पवनों की शक्ति है तथा प्रकाश के परावर्तन का। अब यह गैस होती कैसी है, यह गैस गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होती है। कैसी, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। यानी न तो इसकी कोई रंग होता है, न ही कोई गंध होती है और न ही कोई स्वाद होता है। अब आती है बात कि नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है क्या। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है कि वस्तुओं को जलाने में सहायक है। तो इसका विपरीत, क्या, इसका विपरीत यानी नाइट्रोजन क्या करती है, वायुमंडल में कोई सी भी वस्तु है उसको तेजी से जलने से बचाती है। मतलब अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो कोई भी वस्तु है वो तेजी से जलती और जलती ही जाती, नाइट्रोजन उसको रोकती है। एक दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि पेड़ पौधों में
प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का मुख्य एक अवयवी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण गैस आती है ऑक्सीजन, जिसको हम प्राणवायु गैस भी कहते हैं, क्योंकि हम जल के बिना कुछ समय निकाल सकते हैं, भोजन के बिना भी हम कुछ समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट ही हम जिंदा रह सकते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण गैस है। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह वस्तुओं को जलने के लिए आवश्यक है, यानी वस्तुओं को जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी वस्तु है वो जलेंगी नहीं, जलेंगी नहीं। अतः यह गैस क्या होती है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर का एक मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए भी यह गैस महत्वपूर्ण है। कौन सी? ऑक्सीजन। तो इस तरह से अपनी दो गैसें पूरी हो गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस सबसे भारी होती है, इसलिए यह गैस कहाँ पाई जाती है? अपने धरातल के पास में पाई जाती है। अब यह गैस क्या करती है? यह गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उनके लिए तो पारदर्शी होती हैं, और पृथ्वी से टकराकर जो गैस या जो विकिरण वापस जाते हैं उनको जाने नहीं देती, जिसके कारण अपने वायुमंडल का जो तापमान होता है वो बना रहता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रदूषण होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने के कारण सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वो तो आसानी से आ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से टकराकर जो पार्थिव विकिरण है उसको यह नहीं जाने दे रही है। अब नहीं जाने दे रही है तो वो ऊष्मा कहाँ इकट्ठी होगी? अपने वायुमंडल में, अपने पृथ्वी के आसपास, जिनके कारण अपने वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जिसको ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर ये गैस इसी तरीके से बढ़ती गई तो एक समय ऐसा आएगा कि अपनी जो पृथ्वी है वो एक आग का गोला बन जाएगी, जिसके कारण पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी, अपना पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को रोकनी चाहिए, इसका प्रदूषण या इसकी मात्रा कम से कम रहे, ताकि अपना जो पृथ्वी है वो सही टेम्परेचर पर बनी रहे। तो इस तरह से अपनी तीन गैसें हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन समझ में आ गई ये तीनों गैस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो गैस है वो कौन सी है? वो है ओजोन। कौन सी है? ओजोन। अगली गैस है ओजोन। इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3, इसका सूत्र क्या हुआ? O3। अब ये ओजोन क्या करती है? यह ओजोन सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, यानी सूरज से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेंज आती है, विकिरण आती है, उससे हमारी रक्षा करती है। अब वो नुकसान क्या करती हैं? अगर वो अपनी पृथ्वी पर आ गई तो त्वचा का, जो मनुष्य में त्वचा का कैंसर होता है, वो सबसे अधिक होगा। अब ये इसलिए इनको रोककर हमारी रक्षा करती है। पर हमारे घरों में ज़्यादातर एयर कंडीशनर या जो फ्रीज इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो गैस निकलती है, कौन सी? CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह गैस क्या करती है? ये जो ओजोन O3 है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देती है, O2 और O, जिसके कारण ये जो ओजोन है विखंडित हो जाती है। विखंडन होने के कारण इसकी सांद्रता क्या होती है? वायुमंडल में कम हो जाती है। सांद्रता क्या हो जाती है? कम। और इसकी सांद्रता जो कम हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र। क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र। अब इसकी सांद्रता कम हो गई तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें वो आसानी से हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी।
तो समझ गए ओजोन के बारे में भी। अब पांचवी है संगठन में जल वाष्प। जल वाष्प यानी पानी की जो भाप होती है जो वायुमंडल में इकट्ठी होती है वही जल वाष्प कहलाती है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कैसे है कि जैसे कि वायुमंडल में जो संघनन होता है यानी वर्षा होती है वो इसी जल वाष्प के कारण होती है। जल वाष्प का अधिकांशतः क्या होती है वायुमंडल की निचली परत यानी सौमंडल, अभी आगे पढ़ेंगे हम, सौमंडल तक ही सीमित है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जल वाष्प की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जल वाष्प है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, अपने धरातल के आसपास ही रहती है। संपूर्ण जल वाष्प यानी वायुमंडल में संपूर्ण जल वाष्प है उसका लगभग 90% भाग कहाँ तक है, मात्र 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी 90% लगभग पूरा आ गया, कितनी ऊंचाई तक, 8 किलोमीटर तक ही सीमित है। ये इंपॉर्टेंट, आगे वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा कितनी है, 2%। दोबारा, वायुमंडल में औसत जल वाष्प की मात्रा कितनी है, 2%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत आता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक प्रश्न है कि जल वाष्प कंबल की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? कंबल की तरह। क्यों करती है? क्या क्या कारण है कि जल वाष्प एक कंबल की तरह कार्य करती है? देखो, जल वाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। यानी सूरज से जो सूर्य ताप आता है यानी ऊर्जा आती है उसको अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण अपना वायुमंडल क्या होता है, कुछ गर्म हो जाता है। साथ ही साथ ये पृथ्वी से टकराकर जो विकिरण जाते हैं यानी पार्थिव विकिरण उसको भी संजोए रखता है। तो यानी आने वाली विकिरण को भी संजो कर रखता है उष्मा को, जाने वाली उष्मा को भी संजो कर रखता है, जिसके कारण अपने वायुमंडल का तापमान बढ़ा रहता है। अगर जल वाष्प नहीं होती तो आने वाली विकिरण भी पूरी ऊर्जा आ जाती, जाने वाली भी पूरी तरीके से चले जाती, तो अपने वायुमंडल में ऊर्जा होती नहीं और अपने चारों तरफ का जो वातावरण है वो बिल्कुल ठंडा और बर्फ हो जाता, क्योंकि ऊर्जा को तो रोकने वाला कोई था ही नहीं। तो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ठंडा बर्फ हो जाती। और जल वाष्प के कारण ही पृथ्वी क्या होती है, न तो अत्यधिक गर्म होती है और न ही अत्यधिक ठंड होती है। समझ गए इसका उत्तर? अब देखो एक चीज़ और है कि जल वाष्प का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। जल वाष्प का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि जल वाष्प है उसका संघनन होता है। क्या होता है? संघनन, और उसी के कारण वर्षा होती है। यानी अगर जल वाष्प नहीं होती तो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव जाति या जीव जंतु किसी का भी आवास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जल वाष्प नहीं होती तो वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती तो आप जानते हो कि पानी नहीं होता, और बिना पानी के तो कोई भी जीव जंतु जीवित ही नहीं रह सकता। तो समझ गए? अब लास्ट संगठन में लास्ट है धूल कण। यानी धूल कण भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। देखने में तो ऐसा लगता होगा कि धूल कण क्या उपयोगी है, लेकिन धूल कण ही वो चीज़ हैं वायुमंडल में जो धूल कण पाए जाते हैं जो जल वाष्प को संघनन के लिए आधार प्रदान करते हैं। यानी जल वाष्प है अपने पास लेकिन धूल कण नहीं है, तो जल वाष्प के लिए आधार कहाँ से प्रदान होगा, और आधार नहीं होगा तो जल वाष्प कहीं भी इकट्ठी होकर उसका संघनन नहीं होता। तो इसलिए जल वाष्प की साथ साथ धूल के कण भी बहुत योगदान है अपने। अब देखो, वायुमंडल में पवन की गति के कारण धूल कण उड़ते रहते हैं। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म मिट्टी है, धूल है, समुद्री नमक है, ज्वालामुखी राख है, उल्कापात के कण शामिल हैं। इन सब से हमें धूल के कण प्राप्त होते हैं। और देखो, कभी आपने सूर्य उदय देखा होगा, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आसमान में देखा होगा, कैसा दिखाई देता है? लाल। अब ये प्रश्न है कि लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका मुख्य कारण है कि वायुमंडल गैसों का तथा धूलकणों से होने वाले वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आकाश का रंग लाल और आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? 2 प्रश्न है, दोनों का उत्तर एक ही होगा, वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण। यानी धूलकणों से होने वाले वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण ही यह
दोनों चीज़ें होती हैं या दोनों घटनाएं होती हैं। फिर वर्षा के लिए भी धूलकण जिम्मेदार है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और है, याद रखना, आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा, यानी आर्द्र जो प्रदेश हैं उसकी अपेक्षा जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर धूलकण अधिक पाए जाते हैं। यानी शुष्क प्रदेशों में धूल के कण हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमारा वायुमंडल का संगठन पूरा हो गया। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इससे संबंधित कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो अगले वीडियो में हम इसको समझाएंगे और कोशिश करेंगे अच्छे बनाने के लिए। अब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।